राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक वोल्गा से गंगा के पिछले एपिसोड में हमने इसकी परिशिष्ट में दी गई भदंत आनंद कौशलयायन जी की एक टिप्पणी को पढ़ा था, जो दरअसल जवाब थी किसी श्री स्वामी जी की असहमतियों का, जो इस पुस्तक से थी। और साथ ही सभी भारतीय भाषाओं में अद्वितीय ग्रंथ को मानते हुए कौशलयायन जी अपने विचार व्यक्त करते हैं कि यदि इस पुस्तक से किसी की असहमति है तो वे राहुल सांकृत्यायन जी के बराबर नहीं तो कम से कम उनके आसपास का पढ़ा लिखा तो जरूर होना चाहिए। और पुस्तक से असहमति है तो पढ़कर आए और जहां सुधार की गुंजाइश हो उसे करें। महज आहत भावना के आधार पर इस पुस्तक को बैन नहीं किया जा सकता। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये पुस्तक जो है महज कल्पना पर आधारित नहीं है, कहां कहां से कौन कौन से इतिहास को बेस या आधार बनाकर इस पुस्तक को लिखा गया है। इन सब चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी। यदि आपका मिस हो गया हो तो स्क्रॉल डाउन करके सुन लीजिए। और यदि आगे ये वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब यहां से हम इसका सिलसिलेवार पाठन शुरू करेंगे और कहानी नंबर 1 की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। इसकी सबसे पहली कहानी है निशा। आप देख ही रहे होंगे बहुत सारे नोट्स बने हुए हैं इस पुस्तक को पढ़ने के दौरान। ये सारे नोट्स मैंने बनाए हैं और कुछ टिप्पणियां जो हैं वो मैंने गूगल सर्च करके नेट के थ्रू ली हैं, तो समय समय पर मैं उसका जिक्र करती रहूंगी। चलिए, पहली कहानी निशा है और इसमें जो टाइम पीरियड है वो है, काल जो है वो 6000 ईसा पूर्व है, यानी कि 6000 बिफोर क्राइस्ट एरा। और देश है वोल्गा तट विद इन ब्रैकेट ऊपरी, और जाति है हिंदी यूरोपीय। बड़े ताज्जुब की बात है, इसमें नस्ल का इस्तेमाल ना करके उन्होंने जाति का इस्तेमाल किया है। मतलब इंडो यूरोपियन को जो है वो एक जाति की तरह यहां पर प्रोजेक्ट किया है राहुल सांकृत्यायन जी ने। चलिए, इसका पहला पार्ट है। दोपहर का समय है। आज कितने ही दिनों के बाद सूर्य का दर्शन हुआ है। यद्यपि इस 5 घंटे के दिन में उसके तेज में क्षीणता नहीं है, तो भी बादल, बर्फ, कोहरे और झंझा से रहित इस समय चारों ओर फैलती सूर्य की किरणें देखने में मनोहर और स्पर्श से मन में आनंद का संचार करती हैं। जाहिर सी बात है, वोल्गा का तट बताया है और यूरेशिया को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि यूरेशिया जो है वो बहुत ठंडा प्रदेश माना जाता है और वहां पर सूरज के दर्शन नहीं होते होंगे, और जब होते हैं तो मन जो है वो उमंग से भर जाता है। इसकी भाषा जो है वो बेहद कठिन है, संस्कृत निष्ठ शुद्ध हिंदी है ये। जहां जहां भी भाषा की डिफिकल्टी आएगी वहां वहां भाषा की डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए मैं हाजिर रहूंगी। चलिए, चारों ओर का दृश्य क्वेश्चन मार्क सघन नील नभ के नीचे पृथ्वी कर्पूर सी श्वेत हिम से आच्छादित है। 24 घंटे से हिमपात न होने के कारण दानेदार होते हुए भी हिम कठोर हो गया है। ये सारा डिस्क्रिप्शन जो है मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगी और लास्ट में इसको डिस्क्राइब करूंगी। ये हिमवसना धरती दिगंत व्याप्त नहीं है, बल्कि ये उत्तर से दक्षिण की ओर कुछ मील लंबी रुपहली टेढ़ी मेढ़ी रेखा की पंक्ति चली गई है, जिसके दोनों किनारों की पहाड़ियों पर काली वन पंक्ति है। आइए इस वन पंक्ति को कुछ समीप से देखें। इसमें 2 तरह के वृक्ष ही अधिक हैं, एक श्वेत बलकलधारी किंतु आजकल निष्पत्र भुर्ज विद इन ब्रैकेट भोजपत्र, और दूसरे अत्यंत सरल उन्मुक्त समकोण पर शाखाओं को फैलाए अतिहरित या कृष्ण रहित सुई से पत्तों वाले देवदारू। मतलब एक नॉर्मल सा डिस्क्रिप्शन किया हुआ है कि बर्फीला इलाका है, पहाड़ है बर्फीले और हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है, और बीच में जो पगडंडी है उसके आसपास जो खड़े हुए पेड़ हैं वो बेहद शानदार ब्लैक एंड व्हाइट नजारा प्रस्तुत कर रहे हैं। और किस किस तरह के पेड़ हैं इसका जिक्र है। वृक्षों का कितना ही भाग हिम से ढका हुआ है, उनकी शाखाओं और स्कंधों पर जहां तहां रुकी हुई बर्फ उन्हें कृष्ण श्वेत बना आंखों को अपनी ओर खींचती है। मतलब ये ब्लैक एंड व्हाइट नजारा भी बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। और भयावनी नीरवता का चारों ओर अखंड राज्य है। कहीं से ना झिल्ली की झनकार आती है, ना पक्षियों का कलरव, ना किसी पशु का ही शब्द।
आओ पहाड़ी के सर्वोच्च स्थान पर देवदारू पर चढ़कर चारों ओर देखें। मतलब किसी ऊंचे स्थान पर चलते हैं जहां से नीचे का पूरा नजारा दिखाई दे। शायद यहाँ बर्फ धरती देवदारू के अतिरिक्त भी कुछ दिखाई पड़े। क्या यहाँ बड़े बड़े वृक्ष ही उगते हैं? क्या इस भूमि में छोटे पौधों घासों के लिए कोई स्थान नहीं है? लेकिन इसके बारे में हम कोई राय नहीं दे सकते। हम जाड़े के दो भागों को पार कर अंतिम भाग में हैं। जिस बर्फ में ये वृक्ष गड़े हुए हैं वह कितनी मोटी है इसे नापने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। हो सकता है वह 8 हाथ या उससे भी अधिक मोटी हो। अब की साल बर्फ ज्यादा पड़ रही है, ये शिकायत सभी को है। जाहिर सी बात है, उस समय सिविलाइजेशन की शुरुआत थी और आदिम जीवन ही जी रहे थे मनुष्य, और किसी भी तरह का कोई साइंटिफिक मापक नहीं था। जैसे अब बर्फबारी होती है तो हम बता सकते हैं कि कितने सेंटीमीटर बर्फ गिरी है, उस समय ये सुविधा नहीं थी। देवदारू के ऊपर से क्या दिखलाई पड़ रहा है? वही बर्फ, वही वन पंक्ति, वही ऊंची नीची पहाड़ी भूमि। हाँ, पहाड़ी की दूसरी ओर एक जगह धुआं उठ रहा है। इस प्राणी शब्द शून्य अरण्यानी में धुओं का उठना कौतूहलजनक है। चलो वहां चलकर अपने कौतूहल को मिटाएं। धुआं बहुत दूर था किंतु स्वच्छ निरभ्र आकाश में वह हमें बहुत समीप मालूम होता था। एक मिराज की तरह, जैसे रेगिस्तान में लगता है कि पानी बहुत नजदीक है। चलकर अब हम उसके नजदीक पहुंच गए हैं। हमारी आग में नाक में पड़ी हुई चर्बी तथा मांस की गंध आ रही है। मतलब वहां रोस्ट किया जा रहा है मटन या जो भी कुछ होगा। और अब तो शब्द भी सुनाई दे रहे हैं। ये छोटे बच्चों के शब्द हैं। हमें चुपचाप पैरों तथा सांस की भी आहट न देकर चलना होगा, नहीं तो वे जान जाएंगे और फिर ना जाने किस तरह का स्वागत वे खुद या उनके कुत्ते करेंगे। तो यहाँ पर ये बात भी जाहिर होती है कि कुत्ते कितने हजार सालों से बतौर पालतू पशु की तरह हमारे साथ रह रहे हैं, मनुष्यों के साथ। हाँ, सचमुच ही छोटे छोटे बच्चे हैं। इनमें सबसे बड़ा 8 साल से अधिक का नहीं है और छोटा तो 1 वर्ष का है। आधे दर्जन लड़के और एक घर में, घर नहीं, ये स्वाभाविक पर्वत गुहा है। मतलब नेचुरल माउंटेन केव केव है, जिसके पार्श्व और पिछले भाग अंधकार में कहां तक चले गए हैं इसे हमें नहीं देख रहे हैं और ना देखने की कोशिश करनी चाहिए। और सयाने आदमी, एक बुढ़िया जिसके सन जैसे धूमिल श्वेत केश उलझे तथा जटाओं के रूप में इस तरह बिखरे हुए हैं कि उसका मुंह उनसे ढका हुआ है। जाहिर सी बात है, कंघी का आविष्कार भी नहीं हुआ होगा तो लटें जो है वो उलझी हुई हैं, जो बुजुर्ग महिला हैं उनकी। अभी बुढ़िया ने हाथ से अपने केश को हटाया। उसकी भौहें भी सफेद हैं, श्वेत चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई हैं जो जान पड़ती हैं सभी मुंह के भीतर से निकल रही हैं। गुहा के भीतर आग का धुआं और गर्मी भी है, खासकर जहां बच्चे और हमारी दादी हैं। दादी के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, कोई आवरण नहीं है। उसके दोनों सूखे से हाथ पैरों के पास धरती पर पड़े हुए हैं। उसकी आंखें भीतर घुसी हुई हैं और हल्के नीले रंग की पुतलियां निस्तेज शून्य सी हैं, किंतु बीच बीच में उनमें तेज तेज उछल जाता है, जिससे जान पड़ता है कि उनकी ज्योति बिल्कुल चली नहीं गई है। मतलब जैसे बुढ़ापे में नजर कमजोर हो जाती है, वही वर्णन है। कान तो बिल्कुल चौंकन्ने मालूम होते हैं। दादी लड़कों की आवाज को अच्छी तरह सुन रही जान पड़ती है। अभी एक बच्चा चिल्लाया, उसकी आंखें उधर घूमी। बरस 1.5 बरस के 2 बच्चे हैं, जिनमें एक लड़का और एक लड़की, कद दोनों के बराबर है। मतलब ट्विन बेबी हैं। दोनों के केश जरा सा पीलापन लिए सफेद हैं, क्रीम कलर के हैं जिसे हम कहते हैं। बुढ़िया की भांति किंतु ज्यादा चमकीले, ज्यादा सजीव। उनका शरीर पीवर पुष्ट, अरुण गौर, उनकी आंखें विशाल पुतलियों, घनी नीली। लड़का चिल्ला रो रहा है, लड़की खड़ी एक छोटी हड्डी के टुकड़े को मुंह में डाले चूस रही है। दादी ने बुढ़ापे के कंपित स्वर में कहा, अगिन आ यहाँ आ, अगिन दादी यहाँ। अगिन उठ नहीं रहा था। उस समय एक 8 बरस के लड़के ने आकर उसे गोद में लेकर दादी के पास पहुंचाया। इस लड़के के केश भी छोटे बच्चे के से ही पांडु श्वेत है, मतलब पीलापन लिए हुए क्रीम कलर के हैं, किंतु वे अधिक लंबे हैं। उसमें अधिक लटें पड़ी हुई हैं। उसके
आपाद नग्न शरीर का वर्ण भी वैसा ही गौर है, किंतु वह उतना पीवर नहीं है और उसमें जगह जगह काली मैल लिपटी हुई है। बड़े बच्चे ने छोटे बच्चे को दादी के पास खड़ा कर कहा। जाहिर सी बात है, साबुन वगैरह भी उस समय नहीं होते होंगे, तो हाथ पैरों पे मैल जम जाया करती होगी, उसी का जिक्र है। दादी, रोचना ने हड्डी छीनी, अगिन रोता। लड़का चला गया। दादी ने अपने सूखे हाथों से अगिन को उठाया। वह अब भी रो रहा था। उसके आंसुओं की बहती धारा ने उसके मैले कपोलों पर मोटी अरुण रेखा खींच दी थी। दादी ने अगिन के मुंह को चूम पुचकार कर कहा, अगिन मत रो, रोचना को मारती हूं। और एक हाथ को नंगी किंतु वर्षों के चर्बी से सिक्त फर्श पर पटका। मतलब जैसे हम बच्चे को फुसलाने के लिए, बच्चों को चोट लगती है, बच्चे रो रहे होते हैं, तो हम फुसलाने के लिए नहीं बोलते, अभी हट करते हैं और जमीन पर हाथ मारते हैं कि अरे चींटी मर गई। वही जिक्र है यहाँ पर। अगिन की ऊ ऊ अब भी बंद न थी और न बंद थे आंसू। दादी ने अपनी मैली हथेली से आंसुओं को पोंछते हुए अगिन के कपोलों की अरुण पंक्ति को काला बना दिया। मतलब जब आपके हाथ मैले हों और कोई रो रहा हो और आप ऐसे करके उसका मुंह पोंछें, तो आपके हाथ की मैल जो है वो पूरे गाल पर फैल जाती है। वही लिखा हुआ है। फिर रोते अगिन को बहलाने के लिए सूखे चमड़े के भीतर झांकती हुई चिठड़ियों के बीच कुम्हड़े की सूखी बत्तियां की भांति लटकते चर्ममय स्तनों को लगा दिया। अगिन ने स्तन को मुंह में डाला, उसने रोना बंद कर दिया। जैसे अक्सर ये तो घरों में आपने देखा होगा, जब माएँ जो होती हैं वो किसी काम में उलझी हुई होती हैं और बच्चे दूध के लिए रो रहे होते हैं, तो घर की जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं वो अपने स्तन को बच्चे के मुंह में डाल देती हैं और थोड़ी देर के लिए बच्चा बहल जरूर जाता है। उसी समय बाहर से बातचीत की आवाज आने लगी। उसने शुष्क स्तन से मुंह खींचकर ऊपर झांका। किसी की मीठी सुरीली आवाज आई, अगिन। अगिन फिर रो उठा। दो जनियों विद इन ब्रैकेट स्त्रियों ने सर पर लादे लकड़ी के गट्ठर को एक कोने में पटका। फिर एक रोचना के पास और दूसरी अगिन के पास भाग गई। अगिन ने और रोते हुए माँ माँ कहा। माँ ने दाहिने हाथ को स्वतंत्र रखते हुए दाहिने स्तन के ऊपरी साही के कांटे से गुथे सफेद बैल के सरोम चमड़े को खोलकर नीचे रखा। ये उस समय की बात है जब हम देखते हैं आदि मानव जो है वो जानवरों की खाल लपेटकर अपना बचाव किया करते थे। जाड़े की भोजन कृच्छ्रता के कारण उसके तरुण शरीर पर मांस कम रह गया था, तो भी उसमें असाधारण सौंदर्य था। मतलब सर्दी का मौसम है और शिकार भी बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा है, तो खाने की व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं है, उसकी वजह से दुबलापन आ गया है, स्टार्व्ड लुक हो गया है बॉडी। उसके लाल मैल छुटे कपोल की अरुण श्वेत छवि, ललाट को बचाते बिखरे हुए लट विहीन पांडु श्वेत केश, अल्प मासल पृथुल वृक्ष और गोल गोल श्यामल मुख स्तन, अनुदर कृष्ट कटी, पुष्ट मध्यम परिमाण नितंब, पेशीपूर्ण बर्त्रिल जंघा, श्रम धावन परिचित हलाकार पेंडुली। औरत के अलग अलग शारीरिक जिस्म, मतलब जिस्म में जितने भी अंग होते हैं उनका चित्रण किया गया है। उस अष्टादशी तरुणी ने अगिन को दोनों हाथों से उठाकर उसके मुख, आंख और कपोल को चूमा। अगिन रोना भूल चुका था। उसके लाल होठों में से निकलकर सफेद दंतुलियां चमक रही थी। उसकी आंखें अर्ध मुद्रित थीं। गालों के छोटे छोटे गड्ढे पड़े हुए थे। नीचे गिरे वृष चर्म पर तरुणी बैठ गई और उसने अगिन के मुंह में अपने कोमल स्तनों को दे दिया। अगिन अपने दोनों हाथों से पकड़े स्तन को पीने लगा। इसी समय दूसरी नग्न तरुणी भी रोचना को लिए पास आकर बैठ गई। उसके चेहरे को देखते ही पता लग जाता था कि दोनों बहनें हैं। तो इन्हीं सब वर्णनों के कारण जो है वो उन्होंने जो है लिखा था कि नग्नवादी वेद निंदक राहुल। तो इसमें स्त्री के शरीर का, नग्न शरीर का बहुत ज्यादा वर्णन किया गया है और कई जगह पर वर्णन किया गया है, जिससे पता चलता है कि उस समय के टाइम पीरियड में औरतें किस तरह रहा करती थी और घर के बाकी सदस्य किस तरह रहा करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सीन है गुहा में, अर्थात गुफा के अंदर। उन्हें निभृत बातचीत करते छोड़ हम बाहर आ देखते हैं। बर्फ पर चमड़े से ढके हुए बहुत से पैर एक दिशा की ओर जा रहे हैं।
चलो उन्हें पकड़े हुए जल्दी जल्दी चले। अभी वे पद पंक्ति तिरछी हो पार वाली जंगली पहाड़ी के जंगल में पहुंची। हम तेजी से दौड़ते हुए बढ़ते जा रहे हैं, किंतु ताजी पद पंक्ति खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हम कभी श्वेत हिम क्षेत्र में चलते हैं, कभी जंगलों में ही पहाड़ी की रीढ़ को पार कर दूसरे हिम क्षेत्र, दूसरे पार्वत्य वन को लांघते हुए बढ़ते हैं। आखिर नीचे की ओर से एक वृक्षहीन पहाड़ी की रीढ़ पर हमारी नजर पड़ी। पहाड़ जो है वो ऐसे और ऐसे ऐसे और ऐसे हम बचपन में बनाते हैं ना, तो वो जो उसकी ऊंचाई होती है उसी को ये रीढ़ कह रहे हैं। वहां नीचे से उठती श्वेत हिम राशि नील नभ से मिल रही है और उस नील नभ में अपने को अंकित करती हुई कितनी ही मानव मूर्तियां पर्वत पृष्ठ की आड़ में लुप्त हो रही हैं। मतलब पहले यायावर जीवन जीते थे लोग। अगर एक जगह भोजन समाप्त हो जाए या भोजन की कमी पड़ जाए तो लोग काफिले के काफिले जो है वो मूव ऑन कर जाया करते थे दूसरी जगहों पर। उसी चीज का यहाँ जिक्र है। उसके पीछे नीला आकाश न होता तो निश्चय ही हम उन्हें देख न पाते। उनके शरीर पर हिम जैसा श्वेत वृष चर्म है। उनके हाथों में हथियार भी सफेद रंग से रंगे मालूम होते हैं। फिर महान श्वेत हिम क्षेत्र में उनकी हिलती डुलती मूर्तियों को भी कैसे पहचाना जा सकता है। मतलब बैकग्राउंड में आसमान का नीला रंग नहीं होता तो इतने गोरे लोग जो हैं सब, और उनके जो कपड़े हैं, जो खालें उन्होंने पहनी है वो भी सफेद रंग की हैं और हथियार भी सारे सफेद रंग के हैं। तो बर्फ के अंदर इतने सफेद लोग पहचान में नहीं आते अगर आकाश का बैकग्राउंड ना होता। और पास चलकर देखें, सबसे आगे सुपुष्ट शरीर की एक स्त्री है। आयु 40 और 50 के बीच होगी। उसकी खुली दाहिनी भुजा को देखने से ही पता लगता है कि वे बहुत बलिष्ठ स्त्री है। उसके केश, चेहरे, अंग प्रत्यंग गुहा की पूर्ववत दोनों तरुणियों के समान किंतु बड़े आकार के हैं। उसके बाएं हाथ में 3 हाथ लंबी भुर्ज की मोटी नोकदार लकड़ी है। दाहिने में चमड़े की रस्सी से लकड़ी के बेत को बंधाकर घिसकर तेज किया हुआ है। पाषाण परशु है। परशु, परशुराम, आपने देखा होगा वो किस तरह का हथियार जो है वो अपने हाथ में रखते हैं। उस हथियार को परशु कहते हैं। उसको रखने के कारण ही उनका नाम परशुराम पड़ा है। तो उसी परशु हथियार का यहाँ पर जिक्र है। उसके पीछे पीछे 4 मर्द और 2 स्त्रियां चल रही हैं। एक मर्द की आयु स्त्री से कुछ अधिक होगी। शेष 26 से 14 वर्ष के हैं। बड़े मर्द के केश भी वैसे ही बड़े बड़े तथा पांडु श्वेत हैं। उनके मुंह उसी रंग की घनी दाढ़ी मूंछ से ढका हुआ है। उसका शरीर भी स्त्री की भांति ही बलिष्ठ है। उसके हाथों में भी वैसे ही 2 हथियार हैं। हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ा करते थे तो हिस्ट्री के टेक्स्ट में आदि मानव की तस्वीरें हुआ करती थी। तो बस वैसा ही ये जिक्र है। उनके लंबे बाल हुआ करते थे, दाढ़ी मूंछ, घनी दाढ़ी मूंछ से जो है वो चेहरा ढका हुआ करता था और उनका जो शरीर होता था वो बहुत ताकतवर मालूम पड़ता था पिक्चर्स में देखकर। स्त्रियों में एक 22, दूसरी 16 से कम है। हम गुहा के चेहरों को देख चुके हैं और दादी को भी। सबको मिलाने से साफ मालूम होता है कि इन सभी स्त्री पुरुषों का रूप दादी के सांचे में ढला हुआ है। मतलब ये सारी दादी की संतानें हैं। इन नर नारियों के हाथ की लकड़ी, हड्डी और पत्थर के हथियारों और उसकी गंभीर चेष्टा से पता चल रहा है कि वे किसी मुहिम पर जा रहे हैं। पहाड़ी के नीचे उतरकर अगवा स्त्री, मां कहिए, मतलब जो पूरे दल का या ग्रुप की लीडर है उसको आप मां कह सकते हैं कि वो मां है इन सबकी। दादी के बाद मां का जिक्र है। बाईं ओर घूमी, सभी चुपचाप उसके पीछे चल रहे हैं। बर्फ पर चलते वक्त चमड़े से उसके ढके पैरों से जरा भी शब्द नहीं निकल रहा है। मतलब बहुत दबे पांव जा रही है शिकार के लिए। अब आगे की ओर लटकी हुई बड़ी चट्टान है, विद इन ब्रैकेट प्राग भार पहाड़, जिसकी बगल में कई चट्टानें पड़ी हुई हैं। शिकारियों ने अपनी गति अत्यंत मंद कर दी है। वे तितर बितर होकर बहुत सजग हो गए हैं। वे सारे पैरों को चीरकर बहुत देर करके एक पैर के पीछे दूसरे पैर को उठाते चट्टानों को हाथ से स्पर्श करते आगे बढ़ रहे हैं। मतलब बहुत सावधानी से कि जिस चीज का शिकार करने जा रहे हैं उसको
पता ना चल जाए कि शिकारी आ रहे हैं उसके पीछे। माँ सबसे पहले गुहा के द्वार खुलाव पर पहुंची। वह बाहर की सफेद बर्फ को ध्यान से देखती है, वहां किसी प्रकार का पद चिन्ह नहीं है। फिर वे अकेले गुहा में घुसती है। कुछ ही हाथ बढ़ने पर गुहा घूम जाती है। वहां रोशनी कुछ कम है। थोड़ी देर ठहर कर वे अपनी आंखों को अभ्यस्त बनाती है, फिर आगे बढ़ती है। मतलब अचानक से उजाले से आप जैसे फिल्म देखने के लिए आप थिएटर में घुसते हैं तो शुरू में आपको कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ ही सेकंड में आपकी आंखें जो हैं वो अंधेरे को टटोलने के लायक बन जाती हैं। थोड़ी देर ठहर कर वे अपनी आंखों को अभ्यस्त बनाती है, फिर आगे बढ़ती है। वहां देखती है 3 भूरे भालू, माँ, बाप, बच्चा, मुंह नीचे किए धरती पर सोए या मरे पड़े हैं। उनमें जीवन का कोई चिन्ह नहीं दिख पड़ता। माँ धीरे से लौट आई। परिवार उसके खिले चेहरे को देखकर ही भाव समझ गया। माँ अंगूठे से कानी उंगली को दबाकर 3 उंगलियों को फैलाकर दिखाती है, मतलब इस तरह से कि 3 शिकार हैं अंदर। माँ के बाद 2 मर्द हथियारों को संभाले आगे बढ़ते हैं। दूसरे सांस रोके वहीं खड़े प्रतीक्षा करते हैं। भीतर जाकर माँ भालू के पास जाकर खड़ी होती है। बड़ा पुरुष भालूनी के पास और दूसरा बच्चे के पास। फिर वे अपने नोकदार डंडे को एक साथ ऐसे जोर से मारते हैं कि वह कोख में घुसकर कलेजे में पहुंच जाता है। कोई हिलता डोलता नहीं। जाड़े की 6 मासी निद्रा के टूटने में अभी महीने से अधिक की देर है। किंतु माँ और परिवार को इसका क्या पता। उन्हें तो सतर्क रहकर ही काम करना होगा। डंडे की नोक को 3-4 बार और पेट में घुसा वे भालू को उलट देते हैं। फिर निर्भय हो उनके अगले पैरों और मुंह को पकड़कर घसीटते हुए उन्हें बाहर लाते हैं। सभी खुश हो हंसते हैं और जोर जोर से बोलते हैं। बड़े भालू को चित उलटकर माँ ने अपने चमड़े की चादर से एक चकमक पत्थर का चाकू निकाला, फिर घाव की जगह से मिलाकर पेट के चमड़े को चीर दिया। पत्थर का चाकू इतनी सफाई के साथ चमड़े का चीरना अभ्यस्त और मजबूत हाथों का ही काम है। तो यहाँ पर ये सारे काम जो है स्त्री करती है, जिसको आज हम सोचते हैं कि ये सारा काम मर्दों का है। उस दौर में मैट्रियार्की सोसाइटी थी, मात्र सत्ता थी, इसलिए सारा काम जो है वो औरतें किया करती थी। सोचिए कितनी कठोर दिल की होंगी। उसने नरम कलेजी का एक टुकड़ा काटकर अपने मुंह में डाला, दूसरा सबसे छोटे 14 वर्ष के लड़के के मुंह में। बाकी सभी लोग भालू के गिर्द बैठ गए। माँ सबको कलेजी का टुकड़ा काट कर देती जा रही थी। एक भालू के बाद जब माँ ने दूसरे भालू पर हाथ लगाया, उस वक्त षोडशी तरुणी बाहर गई। उसने बर्फ का एक डला मुंह में डाला। उसी वक्त बड़ा पुरुष भी बाहर आ गया। उसने भी एक डले को मुंह में डाल षोडशी के हाथ को पकड़ लिया। फिर जरा झिझक कर वह शांत हो गई। पुरुष उसे अपनी भुजा में बांध एक ओर ले गया, मतलब प्रेम प्रसंग के लिए। षोडशी और पुरुष हाथ में बर्फ का बड़ा डला लिए जब भालू के पास लौटे, तब दोनों के आंख, गालों और आंखों में ज्यादा लाली थी। पुरुष ने कहा, मैं काटता हूं मां, तू थक गई है। मां ने चाकू को पुरुष के हाथ में दे दिया। उसने झुककर 24 वर्ष के तरुण के मुंह को चूमा, फिर उसका हाथ पकड़कर बाहर चली गई। उन्होंने 3 भालुओं की कलेजी को खाया। 4 मास के निराहार सोए भालुओं में चर्बी कहां से रहेगी। हाँ, भालू के बच्चे का मांस कुछ अधिक नरम और सुस्वाद था, जिसमें से भी कितना ही उन्होंने खा डाला। फिर थोड़ी देर विश्राम करने के लिए सभी पास पास लेट गए। तो ये सारी बातें जो है वो कल्पना के या इमेजिनेशन के आधार पर राहुल सांकृत्यायन जी ने इस पुस्तक में कहानी डेवलप करने के लिए डाली है। मैं समझती हूँ कि ये सारे प्रसंग थोड़े शॉर्ट हो सकते थे। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अब उन्हें घर लौटना था। नर मादा भालुओं को 2-2 आदमियों ने चमड़े की रस्सी से पैर बांध के डंडे के सहारे कंधे पर उठाया और छोटे भालू को एक तरुणी ने। मां अपना पाषाण परशु संभाले आगे आगे चल रही थी। उन जांगल मानवों को दिन के घड़ी घंटे का पता भी ना था, किंतु वे जानते थे कि आज रात चांदनी होगी।
थोड़ा ही चलने के बाद सूर्य क्षितिज के नीचे चला गया जान पड़ता था, किंतु वह गहराई में नहीं गया, इसलिए संध्या राग घंटों बना रहा और फिर वह मिटा। तब धरती अंबर सर्वत्र श्वेतिमा का राज हो गया। अभी घर गुहा दूर थी, जबकि खुली जगह में एक जगह माँ एकाएक खड़ी हो कान लगाकर कुछ सुनने लगी। सब चुपचाप खड़े हो गए। षोडशी ने 26 तरुण के पास जाकर कहा, गुरु गुरु व्रक व्रक विद इन ब्रैकेट भेड़िए, अर्थात भेड़िए हैं आगे। माँ ने भी ऊपर नीचे सिर हिलाते हुए कहा, गुरु गुरु व्रक, बहुत व्रक मतलब बहुत सारे भेड़िए हैं। फिर उत्तेजना पूर्वक स्वर में कहा, तैयार। तो ये वो दौर है जब जिंदा रहने के लिए जानवरों और मनुष्यों के बीच में संघर्ष होता रहा होगा। शिकार जमीन पर रख दिया गया और सब अपने अपने हथियारों को संभाले एक दूसरे से पीछे सटाकर चारों ओर मुंह किए खड़े हो गए। आज का ये एपिसोड हम यहीं विराम करते हैं। भेड़ियों के साथ मुठभेड़ कैसी रही इन मानवों की, वो हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे और अगले एपिसोड में ऐसी बहुत सी जानकारी होगी जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। इंतजार कीजिए कल तक अगले एपिसोड का। तब तक मुझे इजाजत दीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी वैल्यूएबल कमेंट देना ना भूलें। असहमतियों का भी स्वागत है। जय भीम, धन्यवाद।